अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद फवाद खुर्शीद के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, फवाद साहब की तबीयत की नासाजी के बायस प्रोग्राम की ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन की, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के मिफ्ताह इस्माइल, तीसरे नंबर पर कलदम तहरीक लब्बैक रही, चौथे नंबर पर PSP, जबकि तहरीक इंसाफ पाँचवें नंबर पर और MQM छठे नंबर पर रही। अगरचे इस ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट जो है वो बहुत ही कम रहा और इसकी वजूहात भी बहुत सी बताई जा रही हैं। कोविड की तीसरी लहर में तेज़ी भी इसको एक वजह करार दिया जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि गर्मी और रमज़ानुल मुबारक की वजह से ये टर्न आउट कम रहा, और कुछ के ख्याल में वर्किंग डे होने की वजह से लोग घरों से नहीं निकले। नाज़रीन, वजह बहरहाल जो भी हो, लेकिन हमने इन ज़िमनी इलेक्शंस में एक ट्रेंड चेंज होते हुए देखा, तब्दील होते हुए देखा कि सिटिंग गवर्नमेंट जो कि हमेशा ज़िमनी इलेक्शंस जीतती रही, इन इलेक्शंस में उसे हार का सामना करना पड़ा। क्या इसकी वजह हुकूमती कारकर्दगी है या फिर अवाम का ये शऊर कि जो सियासतदान उनके मसाइल को समझेगा, उनको हल करेगा, वोट उसी का हक होगा? इसी पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी अदील वड़ाइच। अदील, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। फ़ारूक हबीब साहब, NA 249 का जो ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा है, इस पर आपकी तरफ से तो ये कहा गया है कि नतीजा कबूल करना चाहिए तमाम जमातों को, लेकिन आप ही की जमात की जानिब से इसको मुस्तरद भी किया गया है। इस पर क्या स्टैंस लेंगे आप? देखिए, बात यह है कि जिस हालात के अंदर ये इंतखाबात हुए हैं और जो टर्न आउट इंतखाबात के अंदर सामने रहा है, वो टर्न आउट भी आपके सामने है, ना होने के बराबर है कि कौमी असम्बली का हल्का जिसके अंदर 4.5 लाख के करीब वोट होते हैं, 12-13 लाख की आबादी होती है, उसके अंदर इतना कम टर्न आउट जो है, इसको आप लोगों की राय दही या राय शुमारी जो है, उसको आप किस तरह कह सकते हैं कि ये किसी एक पार्टी की पॉपुलैरिटी को उससे आप गैस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ रमजान भी था, रमजान के अंदर आपके इल्म में लोग रोजों के अंदर वैसे ही वोट डालने नहीं निकले, गर्मी का भी एक अंसर था, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज है वो कोरोना है, कोविड है। आपके इल्म में होगा कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल कोरोना के बायस काफी हलकों के अंदर जो है वो इलेक्शन 5-5, 6-6 माह जो है वो पेंडिंग रहे, नहीं हुए। तो अब भी अगर इस सूरत हाल जो नई स्पाइक आई हुई थी, तो इसके दौरान अगर इंतखाबात के शेड्यूल के ऊपर नजरसानी कर ली जाती, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को उनका हक रायदही इस्तेमाल करने के अंदर किसी किस्म की कोई दिक्कत या कोई चैलेंज का सामना ना करना पड़ता। अब इतने कम वोट कास्ट हुए हैं, उतने कम वोटों के अंदर जो जिसकी वहां पर लोकल गवर्नमेंट होगी, और लोकली वहां पर बहुत सारी चीजें आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, और वो नतीजा भी आपके सामने आ गया। यानी हमारे आपके उम्मीदवार ने नज़दीक कैंपेन तो अपनी टर्नआउट भरपूर कम अंदाज होने से की चलाई वजह थी, से तहरीक इंसाफ को लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा। पीटीआई को हमेशा उस जगह के ऊपर फायदा रहा कि जहां पर टर्न आउट हमेशा ज्यादा होता है, और हमारा वोटर जो है वो कल इस तमाम हालात के दौरान जो है वो वोट डालने बाहर नहीं निकला। ये भी एक वजह है वहां पर जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार की शिकस्त की, क्योंकि जो कोविड SOPs हैं, जो कोरोना के दौरान हालात हैं, उसमें भी लोगों को जो है उस हवाले से डिस्करेज किया। तो जहां पर वोट बड़ी तादाद के अंदर कास्ट होते हैं, तो वहां पर पीटीआई के उम्मीदवार के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा आम वोटर है, हमारे वोटर के अंदर नौजवान शामिल हैं, हमारे वोटों के अंदर धड़े का वोट शामिल नहीं है। यहाँ पर तो इस तरह हुआ है कि सियासी जमात के कारकुन हैं या वहां पर जो पॉलिटिकल धड़े हैं, लगता है वही कल वोट कास्ट करने गए हैं। मैं तो बड़ी देर बाद देखा, मुझे बताएं कि ये 16,000 17,000 की जीत किसी MNA के लिए क्या जीत हुई, क्या वोट वो लेकर आया, या रनर अभी टोटल अगर आप वोट भी वहां पर देख लें तो उसको मिला ले तो टोटल कुल 40 से 50,000 वोट जो है वो कास्ट वहां पर हुआ है। कहाँ 4.5 लाख वोट एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर हो, और कहाँ पर इतने वोट कम कास्ट हो। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को भी सोचना है, इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर सोचना है। और फिर एक और चीज जो नई सामने आई इसमें, वो ये है कि जितनी जमातें जो इलेक्शन हार गई हैं, और खास तौर के ऊपर उसमें आप PMLN देखें, बाकी देखें, सब शोर मचा रहे हैं जी, धांधली हो गई।
वो भाई धांधली हो गई। तो हम आपको बार बार एक चीज कह रहे हैं, कल भी शोर मचा हुआ था जी कि रिजल्ट अभी तक कंपाइल नहीं हुए, पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो रिजल्ट लेकर नहीं आए, प्रिजाइडिंग अफसरों के बारे में मुख्तलिफ चीजें चलना शुरू हो गई। जी। तो हम इनको बार बार ये कह रहे हैं कि इस तमाम चीजों को रोकने का हल जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर छुपा हुआ है, और इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है वो पार्लियामान ने करने हैं। पार्लियामान में मौजूद तमाम अपोजिशन जमातों ने, हुकूमत ने मिल बैठ के ये इकदाम लेने हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो आगे वे फॉरवर्ड है इसका। और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट कास्ट हो तो आपको ना प्रिजाइडिंग अफसर का इंतजार करना पड़ेगा, ना आपको ये इल्जाम लगेगा कि जी ठप्पे लग गए, ना आपको जो है किसी के अंगूठे के निशानात चेक करवाने पड़ेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल हो रही है। और मैं समझता हूँ कि हमें भी इसके इस्तेमाल की तरफ अब जाना पड़ेगा। सही। तो क्या फरूक और हबीब तमाम साहब, सियासी हम ये जमातों को एक्सपेक्ट इसमें कर अपनी सकते हैं कि संजीदगी दिखानी चाहिए। 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीकाकार जो है इसको अमल में लाया जाएगा? देखें, यकीनन मैं तो ये समझता हूँ, लेकिन ये इसको अमलदारी के लिए तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत है ना। अभी आप देखें कि हुकूमत तो इस हवाले से तो आप गवर्नमेंट में संजीदा है ना, है। तो आप इसके हम तो लिए इसका आप टेस्ट रन इसके भी लिए कर रहे इलेक्शन हैं। रिफॉर्म्स ला सकते हैं, पार्लियामेंट का काम है। देखें, यकीनन पार्लियामेंट का काम है। यही वजह है कि हम तमाम सियासी जमातों को हमने कई बार दावत दी है और कई बार इनको हमने कहा है। हमने तो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल कमेटी भी बनाई है जो इन्हीं चीजों के ऊपर जो है वो उसको टास्क दिया है कि वो बातचीत करे और मामलात को जो है वो आगे लेके चलें। लेकिन उसके ऊपर जो है वो कोई संजीदगी का अमल जो है वो नजर नहीं आ रहा अपोजिशन की जानिब से। यही वजह है कि आज फिर उनका रोना धोना आपके सामने नजर आ रहा है। सही। तो फरूक हबीब साहब देखें, कमेटी बना देनी, उसके बाद उसको कुछ ब्लेम कर देना ऑपोजिशन पर, तो ये कुछ मुनासिब बात नहीं लगती, क्योंकि गवर्नमेंट है तो आपको असरअंदाज होना चाहिए, आपका एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए ऑपोजिशन पार्टीज पर, ताकि जो है वो जो पार्लियामेंट में जो मामला तय होने हैं, जो कानून साजी होनी है, वो उस पर अमल दरामद किया जा सके। जी देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब तो इसके अंदर खुद खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्होंने उसके प्रोटोटाइप का टेस्ट भी देखा है और उसके ऊपर जो है वो मुनासिब उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुनासिब हदायत भी जारी की हैं। जो हुकूमत के एंड के ऊपर काम है, हुकूमत तो काम कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की अवेलेबिलिटी के मुतल्लिका हो, चाहे वो कानून साजी के मुतल्लिका हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अब अपोजिशन को भी एक जिम्मेदाराना रोल लेना पड़ेगा, अपोजिशन को भी एक जिम्मेदाराना किरदार जो है अदा करना पड़ेगा, ताकि ये जो धांधली के इल्जामात लगते हैं ये ख़त्म हो और जो इलेक्शन जीते उस इलेक्शन के अंदर तमाम जमातें उसको कबूल करें। अब जो कराची के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल सामने आई हुई है वो भी देख लें, कोई नतीजा कबूल करने को तैयार नहीं है, वहाँ पर धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं, तो वो उसी सिस्टम की कमजोरी की तरफ इशारा हो रहा है ना। तो इस तरह तो इंतखाबात होते रहेंगे और हर इलेक्शन के अंदर इसी तरह इल्जामात लगते रहेंगे। अगर उसकी बेहतरी करनी है तो उसकी बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो संजीदा है, अब अपोजिशन जमातों को भी आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए कि वो इसके ऊपर अपनी संजीदगी का इजहार कब करें। अपोजिशन को भी अपनी संजीदगी जो है वो दिखानी चाहिए, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। अदील वड़ाइच, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो NA 249 के नताइज हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या हुकूमत जो है वो इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो खोती जा रही है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परसेप्शन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर ये अच्छे काम कर भी रहे हैं लेकिन परसेप्शन के हवाले से ये उसको बेहतर करने में कोई कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। अब फ़रूक हबीब साहब, इन्हें मैं मुबारक भी दूंगा कि ये वज़ीर मुमलिकत का उन्हें कलमदान सौंपा गया। इस जैसे फ़रूक साहब जैसे हकीकी जो वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जाके रियलाइज़ हुआ है और ये हुकूमत में जो जमात बैठी होती है उनका आलमोस्ट यही आलम होता है तमाम जमातों का कि जी इन वर्कर्स को, इन सियासी जो असल में जो पार्टी का असासा है, इनको आगे लेकर आना है। लेकिन ये रियलाइजेशन अब जब जाके आई है, इस तरह के बहुत से इकदामात जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्त पर समझ जाने चाहिए और ये डिसीजन जो अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत ये कह रही है कि बहुत सी गलतियां हुई हैं। देखें, NA 249 का जो मामला है इसको सिर्फ ये धांधली और ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कह के हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसमें परसेप्शन के बड़े सीरियस इश्यूज हैं। फरूक साहब से मैं ये बल्कि क्वेश्चन भी करूंगा, फरूक साहब, कि आप नहीं समझते कि अगरचे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से आपकी हुकूमत ने बड़ा काम किया है, बड़ी अच्छे दादोशुमार भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अवाम की सफरिंग्स के हवाले से जो एक तासुर बन चुका है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर उस तासुर को दूर नहीं करती और जो पंजाब में बहुत सारे गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं
उनको भी अगर एड्रेस नहीं किया जाता तो 2023 के इलेक्शन जो है वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। 2023 के इलेक्शन में फिर ये नताइज जो ज़िमनी इलेक्शन में जो नताइज सामने आ रहे हैं वही होंगे। अगरचे डस्का में इन्होंने जो अपना वोट बैंक है वो काफी हद तक इसको बेहतर किया था। जो डस्का में 2018 की सिचुएशन थी और जो अब की सिचुएशन थी, बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था। लेकिन देखिए जो कराची की सूरत हाल है, ये इनका एक स्ट्रांग होल्ड था, इनकी सीट थी, और इस अंदाज में कि पहले से 5वें नंबर पर आके इस इलेक्शन को खोना, ये तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है। फारूक साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये परसेप्शन जो है इसे ठीक करने की जरूरत नहीं है? देखें, सब अच्छा तो नहीं है, ये तो फारूक साहब आप भी समझते हैं सब अच्छा नहीं है। अवाम जो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर भी जो डिबेट है, जो क्रिटिसिज्म हो रही है, मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए और इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए। फारूक साहब देखिए, बात यह है अदील, हमेशा जो चीज होती है, सब अच्छा किसी भी हुकूमत के लिए नहीं होता और ना ही सब अच्छा की जो है वो बात करनी चाहिए। हमेशा जो है वो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। लेकिन आप देखें, कुछ बुनियादी चैलेंजेस हैं कराची के लोगों के, उसको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। और फिर मैं आपको कहूँगा कि हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर और उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर पाए जाने वाले जो इलाके हैं और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ हर कंस्टिट्यूएंसी के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर कराची के लोगों की जो महरूमियाँ हैं, उन महरूमियों का जो मुदावा है, वो मुदावा करने के लिए भी मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को ही आगे आना पड़ा। जबकि सिंध की वहाँ पर हुकूमत है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की, लेकिन उन्होंने कराची के लोगों के लिए उस तरीके से काम नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें कि जो नताइज सामने आ रहे हैं, उन नताइज के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे सवालात खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत कराची के लिए तो कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज लेकर आई है ना। मेन इशू तो इस हल्के का भी पीने का साफ पानी का था, जो टैंकर माफियाज के रहमो करम के ऊपर लोग वहां पर हैं। तो मौजूदा हुकूमत K4 के मंसूबे को जो है वो मुकम्मल करा रही है, उसको वापडा को दे दिया गया है वो मंसूबा, और वापडा उसके ऊपर काम कर रही है, उसके डिज़ाइन में तब्दीली लेकर आ रही है और उसको तकमील के अंदर लाने के लिए काम कर रही है। मास ट्रांजिट ग्रीन लाइन जो मंसूबा है, उसके ऊपर वफाकी हुकूमत उसको मुकम्मल करने जा रही है। और इसी तरीके से जो कराची के अंदर नालों की सफाई है, जो उसको वफाकी हुकूमत करा रही है, उसके लिए आपको जो कराची का फिर मास ट्रांजिट के हवाले से अगर बात करें तो KCR कराची सर्कुलर रेलवे, उसको अभी तक हमने जो है वो री इंस्टेट किया है, उसके कुछ हिस्सा को, और बाकी हिस्सा को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सूबाई हुकूमत की तरफ से हमें कोई ताउन हासिल नहीं है। और आप ये देखें कि एहसास प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिंध के अंदर लोगों के लिए गया है। वफाकी हुकूमत अपना काम कर रही है, आपकी बात ठीक है, उसको जिस अंदाज से ट्रांसलेट करना चाहिए, जिस अंदाज से पब्लिक के साथ इफेक्टिवली जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, शायद उस अंदाज से वो हाईलाइट ना हो पा रहा हो। लेकिन उसमें यकीनन हम अपनी भी कमजोरियों का जो है वो जायजा जरूर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि हर इम्तिहान जो है वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी सामने लेकर आता है और आपके लिए एक बेहतर मौका होता है कि आप अपनी चीज़ों को एनालाइज करें और उसमें बेहतरी लाकर आप दोबारा जो है वो मैदान के अंदर सही। उतरें। फारूक हबीब साहब, लेकिन मेरे इसके जहन अंदर में यहाँ पर एक इसके सवाल अंदर पैदा लेकिन होता है, इलेक्शन आपने रिफॉर्म्स का जो माफियाज की मामला बात है, की। उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लोअर टर्नआउट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाकी जितनी बातें हैं उसके ऊपर आप कर लें, वो बेशुमार एंगल्स पे फिर बात हो सकती है। सही। फारूक हबीब साहब, आपने भी माफियाज की बात की, तो आपकी जो जमात है वो कंटिन्यूसली तसलसल के साथ माफियाज को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है, और आपको मैंडेट भी इसी चीज़ का दिया गया था कि तहरीक इंसाफ जो है वो इनके खिलाफ काम करेगी, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ करेगी, लेकिन आप भी इनके सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देखें, बात यह है कि अगर इस वक्त इस मुल्क के अंदर कोई माफियाज के सामने कोई रुकावट है तो वजीर आज़म इमरान खान है। यहाँ पर तो माफियाज को परवान चढ़ाया जाता रहा ना। आप ये देख लें कि इस मुल्क के अंदर सबसे पहले अगर कोई शुगर मिलें लगाई तो वो शरीफ खानदान ने आगे लगाई थी, और सबसे ज़्यादा शुगर मिलें भी उनकी थी, और उसी माफिया का वो तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, किसी को तौफीक नहीं हुई। मुशर्रफ दौर में शुगर माफिया के ऊपर हाथ पड़ा तो उस वक्त के जो जनरल रिटायर्ड शाहिद थे, उनको शाहिद अजीज आई थिंक उनका नाम था, उनको रिजाइन करना पड़ गया था। लेकिन इमरान खान ने ना सिर्फ शुगर माफिया को हाथ डाला, बल्कि जो ऑफ द बुक सेल्स हो रही थी, जो फॉरवर्डिंग के सौदे हो रहे थे, आपके इल्म में होना चाहिए कि 30 अरब जायद हमने इस बार जो है वो शुगर मिलों से टैक्स जायद कलेक्ट किया है, जो हर साल उसकी पिलफरेजेस
हो रही थी, जो टैक्स चोरी हो रहा था, जो सरकार के खजाने के अंदर नहीं आ रहा था। आज किसान को 300 रुपये मन जो है वो गन्ने का कैश रेट जो है वो अदा किया गया है। पीएमएलएन के दौर के अंदर ये 120 रुपये था। शायद खाकान अब्बासी 1 साल के अंदर 26 अरब रुपए की सब्सिडी दे के गए थे। हमें तो ये 4 अरब की सब्सिडी की बात करते हैं ना, उसके अंदर भी बेशुमार वजूहात हैं। अगर आप आज सिंध की ही बात कर लें तो वहां पर आटा माफिया परवान चढ़ा हुआ है। आप देखें कि वहां पर आटे का थैला आज भी 1200 1250 रुपए 20 किलो का मिल रहा है। पंजाब में तो ये सूरत हाल नहीं है, वहां तो 800 से लेकर 850 के दरमियान जो है वो अवेलेबल है। हुकूमत अपनी अमलदारी कायम की हुई है। इसी तरीके से हमने शुगर माफिया को जब हाथ डाला तो चीनी का एक रेट भी मुकर्रर किया, 80 रुपये एक्सएमएल रेट, 85 रुपये रिटेल रेट। हम किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दे सकते, ना आवाम को इनको रहमो करम पे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये माफिया अपनी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो होता है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। उस सर्वाइवल की जंग के हवाले से तमाम माफियाज जो हैं वो एक पेज पर होके मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, और ये हमें चैलेंजेस हैं। वो उन चैलेंजेस को निपटने के लिए रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब भी काम कर रहे हैं, उनकी टीम भी काम कर रही है। कोई एक मौका बता दें जिसमें आप ये कह सकें कि वजीर आजम साहब की तरफ से किसी मामले के ऊपर जो है वो सुस्ती दिखाई हो। लेकिन ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग माफिया था, इन्होंने अपनी जड़ें बना ली हुई थी, और इसके बेनिफिशरीज जो हैं वो हमारे इसी पार्लियामेंट्री सेटअप का हिस्सा होते थे, हुकूमतों का हिस्सा होते थे। अगर आज इमरान खान साहब उससे पीछे हट जाएं तो फिर जो मुल्क का ये हशर नशर करेंगे जो पहले हुआ, उससे शायद ज्यादा बुरे हालात जो है वो हमें देखने पड़े। सही। तो फारूक हबीब साहब, जी, मैं इस ये वक्त मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल करना चाहता जी, जी, हूँ फ़ारूक हबीब साहब से, क्योंकि फ़ारूक हबीब साहब जो पार्टी फंडिंग केसेस के हवाले से बड़ा एक्टिवली परसू कर रहे थे, तो अब आप वज़ीर मुमलिकत बन गए हैं। तो फ़ारूक साहब, अब उन मामलात का स्टेटस क्या है, एक तो ये बता दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाद तो आप ज़ाहिर है बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये ज़रा ब्रीफली सर बताइएगा कि ये जो पार्टी फंडिंग केस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप इसको बड़ा एक्टिवली परसू कर रहे थे, उसमें कुछ नए बैंक अकाउंट्स और इस तरह की चीजें भी सामने आई थी, उससे मुतल्लिक भी बताइएगा, उस पर क्या डेवलपमेंट है? ये मामला अभी चलता रहेगा या ये मामला अपने कंक्लूजन के करीब पहुंच रहा है? देखिए, बात यह है कि इस मामले को यकीनन अपने कंक्लूजन के पास पहुंचना चाहिए, और इसके ऊपर काम भी हो रहा है। और आपके इल्म में है कि जो लास्ट हेयरिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में, तो पीएमएलएन के 12 अकाउंट्स ऐसे निकल आए थे जो अनडिक्लेयर्ड थे, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अकाउंट्स जो है वो पीपल्स पार्टी के थे, और उनमें करोड़ों रुपया जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं। और यही बात इलेक्शन कमीशन भी पूछ रहा है, और इलेक्शन एक्ट 2017 हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 हो, उसके मुताबिक ज़रूरी है कि आपने अपने तमाम बैंक अकाउंट्स में आने वाली आमदन और वहाँ से किए जाने वाले अखराजात, उनके ज़राए यानी सोर्सेज आपने डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो ये जो कंसीलमेंट की गई है, ये किस बुनियाद के ऊपर की गई है? यहीं से तो सवाल उठते हैं कि क्या इन जमातों ने जिस तरीके से पापड़ वाले के, फलूदे वाले के, चीनी वाले के अकाउंट्स को इस्तेमाल कर लिया अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, क्या ये अपनी पार्टी अकाउंट्स को भी इसी किस्म के काले धन के साथ जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं, और उसी काले धन से अपनी जो है वो कैंपेन्स करते रहे हैं? तो लिहाजा इन्हीं चीज़ों के जवाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी इनसे मांग रही है, जिससे ये राह फरार अख्तियार किए हुए हैं, फारूक ये साहब, तमाम एक चीज़ें अपनी जानिब फराहम नहीं कर रहे। एफएटीएफ जो है, जबकि फारूक आप साहब, एक जानिब एफएटीएफ में पाकिस्तान ये कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो इकदाम कर रहा है, और एक जानिब पाकिस्तान की सियासी जमातों पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये दुनिया को मैसेज किया जा रहा है, और ये तो हमारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से एक ये बड़ा सवालिया निशान है कि हमारी अपनी सियासी जमातें जो हैं इनके बैंक अकाउंट्स में क्या होता रहा। देखें, बिल्कुल यकीनन देखें, ये तमाम चीज़ों के तो जवाबात अब सामने आने चाहिए ना। ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके इल्म में है कि हमने तो आमला एक्ट, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंदर भी हमने तरमीम की थी, इसी से असम्बली से पास करवाया, जिसके अंदर आपके इल्म में होगा कि ये आमला एक्ट के अंदर से भी काफ़ी सारी चीज़ों को निकालना चाहते थे। उसमें से ये नैब की जो अमलदारी है उसको भी निकालना चाहते थे। तो इनका तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर ये मासूम लोगों के, जिनका इनके साथ ताल्लुक कोई नहीं था, या इनकी फैक्ट्री में के अंदर जो 18-18 हज़ार माहवार के ऊपर काम करते थे, पीएम्स जो चाय पिलाने वाला, अगर ये उसके अकाउंट्स को इस्तेमाल कर चुके हैं अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए, तो इनसे कोई बेईद नहीं है।
इन्होंने अपने पार्टी अकाउंट्स को भी इस तरह इस्तेमाल किया। और याद रखें कि पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, जिसके ओवरसीज मेंबर्स हर महीना और सालाना पेइंग मेंबरशिप करते हैं, पीटीआई को फंड करते हैं। इनके पास इनके फंड्स आए हैं, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और वो ये छुपा रहे हैं डिक्लेयर करने से। इनको हमेशा जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, हमेशा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमेशा जो जिनको ये ठेके देते थे, नवाजते थे, वही इनकी पार्टियों के अकाउंट्स के अंदर पैसे डालते थे। तो ये देखना है कि इन्होंने उनको उन पैसों के बदले क्या बेनिफिट्स दिए हुए हैं। तो ये जब मामला आगे चलेगा तो इसके अंदर बहुत बड़ा इनके लिए पंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने जा रहा है। और ये पीटीए फॉरेन फंडिंग की बात करते थे, हम तो 40,000 डोनर का अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा चुके हुए हैं। इनके एंड के ऊपर तो कोई चीज। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहब बहुत शुक्रिया आपका। अदील आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अभी कुछ बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर कानून शाह खावर साहब ने, और इसके अलावा अदील वड़ाइच तो हमारे साथ मौजूद होंगे। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह खावर साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा केस में जो अदालती फ़ैसला आया है उस पर जो FBR की रिपोर्ट है वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन एक देख रहे हैं कि एक डिबेट शुरू हो गई है जजेस की अकाउंटेबिलिटी की। तो इस फैसले को सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप किस नज़र से देखते हैं। दूसरा, बशीर मेमन की तरफ से जो कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस पर आपका स्टैंस क्या है? देखिए, ये तो बड़ा एक अहम फैसला है पाकिस्तान की तारीख का, सियासी तारीख का भी और आइनी और जुडिशल तारीख का भी। देखें कि एक इससे पहले भी एक फैसला हुआ था जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब का था, उनको भी इम्पीचमेंट के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया गया था। उसमें एक आइनी पिटीशन आई और उन्होंने भी वो वाला जो रेफरेंस था उनके खिलाफ उसको क्वाश कर दिया था। ये दूसरा केस है। अब इसमें देखना ये है कि इसकी अहमियत ये है कि इसके पहले केस में जब उस वक्त भी 10 रुकनी बेंच था इसका, और उस पर 7-3 की अक्सरियत से गो के वो जो 3 एलिगेशंस लगाए गए थे मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ऊपर, उनको तो उन्होंने कहा कि ये तो साबित नहीं हो सके, और उन एलिगेशंस को उन्होंने क्वाश कर दिया और रेफरेंस भी क्वाश कर दिया और उसको भी मनसूख कर दिया। लेकिन उसमें एक कदगन लगा दी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इसको जो है उसकी तहकीक कर सकता है, उसमें मुअज़्ज़ज़ जज साहब की अहलिया उनके बच्चों का बयान रिकॉर्ड कर सकता है, और वो कार्रवाई करने के बाद वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी जो कि रजिस्ट्रार होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको देगा। वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखी जाएगी। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझे कि इसमें कोई मजीद कोई मुअज़्ज़ज़ जज साहब के मिसकंडक्ट का पहलू सामने आ रहा है, तो वो फिर उसको सुओ मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसकी कॉग्निजेंस लेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अब उसको रिव्यू में पहले 7-3 की अक्सरियत का फैसला था, लेकिन रिव्यू में 6-4 की जो अक्सरियत से ये रिव्यू जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वो एक्सेप्ट हो गई है। और अब जो FBR में जो वो वाला पहलू था कि FBR इसकी तहकीक कर सकेगा और उसकी बुनियाद के ऊपर दोबारा रेफरेंस फाइल हो चुकेगा, वो चीज़ जो है वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब आप समझ लें कि वो न सिर्फ जो उनके इल्ज़ामात थे वो उससे वो बिल्कुल सरखरू हो गए हैं, वो उनसे एग्जोनरेट हो गए हैं, बल्कि अब इस एलिगेशन के ऊपर उनको दोबारा जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इम्पीच नहीं किया जा सकता। सही। अदील वड़ाइच, आप बताइएगा कि अभी तफसीली फैसला जो है वो आ रहा है, वो जो कि बड़ा अहम है, तो ये कब तक मुतवक्के है? जी, तफसीली फैसला जो है आज जस्टिस मंजूर मलिक साहब जो कि मेजॉरिटी फैसला लिखने वाले जजेस में शामिल थे, आज वो रिटायर हो गए हैं। तो तफसीली फ़ैसले का ज़ाहिर है इंतज़ार है सबको, क्योंकि जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसमें तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाला मामला 5-5 से और उनकी अहलिया का मामला 6-4 से वो जीत गए। लेकिन मैं यहाँ से शाह खावर साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। शाह खावर साहब, क्या ही अच्छा होता कि
ये मामला उस मुतलका फोरम पर जाता और उस मुतलका फोरम यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बाकायदा बाइज़्ज़त बरीयत होती काजी साहब की। बड़े काबिल एहतराम हमारे लिए वो जज साहब हैं, लेकिन एक जो डिबेट शुरू हो गई है पाकिस्तान में, देखें ये डिबेट तो अपनी जगह शाह खबर साहब जायज़ है ना कि सबके एहतसाब की बात होती है, लेकिन जब अदलिया के एहतसाब की बात होती है तो उस पर फिर ये फैसला है कि जी इस पे उस FBI की रिपोर्ट पे कोई बात ही नहीं कर सकता या उसको हम किसी फोरम पर ही नहीं लेके जाया जा सकता। 5 जजेस शाह खबर साहब इसके बावजूद और खासतौर पे 4 जजेस जो हैं वो ये राय रखते थे, बल्कि उनका ये फैसला था माइनॉरिटी में अगरचे चला गया कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था। तो आप इसको शाह खबर साहब किस तरह देखते हैं कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही ये मामला सेटल नहीं होना चाहिए था? देखिए बड़ा साहब, इसमें थोड़ी सी मैं इस चीज़ में एक चीज़ का इजाफा करूंगा कि जो पिछला भी फैसला था 10 मेंबर्स बेंच का, जो कि 7-3 की मेजॉरिटी से था, और उसमें भी एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं जस्टिस यही आफरीदी, उन्होंने अपना नोट लिखा था और उन्होंने तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी, जो आइनी दरख्वास्त थी जस्टिस फाइज ईसा साहब की, उसको तो सिरे से उन्होंने रद्द कर दिया, उसको तो डिसमिस कर दिया। उन्होंने तो इसको सपोर्ट ही नहीं किया कि ये आइनी जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की उसमें आना चाहिए। उनका ये ख्याल था, उन्होंने अपने फैसले में भी ये लिखा कि ये तमाम एतराज़ात जो कि फाइज ईसा साहब इस आइनी पिटीशन में उठा रहे हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी उनको देख सकती है और उनका अहाता कर सकती है। तो अब इसमें मसला ये नहीं है कि किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब का जो है वो एहतसाब नहीं हो सकता, या अगर वो मिसकंडक्ट करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। उसके लिए बिल्कुल आइन जो है उसका आर्टिकल 209 जो है वो बिल्कुल वाज़े है और उसके अंडर रूल्स भी बने हुए हैं, और उस रूल्स के तहत जो है वो किसी भी जज के खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प अमर ये है कि जो इसका ओरिजिनल फैसला था, जो कि 7-3 की मेजॉरिटी से था, उसमें भी जो एलिगेशन लगाए गए थे उनको तो उन्होंने इल फाउंडेड करार दे दिया, उनको तो क्वाश कर दिया। अब क्वेश्चन सिर्फ ये था अभी इस रिव्यू में कि वो जो मेजॉरिटी पहला डिसीजन था जिसमें FBI का रोल जो है उसको सामने लाया गया था और उसकी बेसिस के ऊपर मजीद रेफरेंस जो है वो कायम हो सकता था, उसके ऊपर अब जो है वो रिव्यू हो गया है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये मैं खुद इस चीज़ का हामी हूँ कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके चेयरमैन होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है उसके मेंबर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा फोरम है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फाइज ईसा साहब ने क्यों आइनी दरख्वास्त दी, इसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए है कि अगर आप देखें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रिकॉर्ड देखें तो उसमें आपको सैकड़ों की तादाद में जज साहिबान के खिलाफ दरखास्तें जो हैं वो पड़ी हुई हैं और वो अनअटेंडेड हैं। लेकिन ये एक दरखास्त आई जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया और उसको जल्दी समाअत के लिए भी रखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उसकी वैसे तो होता ये है कि उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये फैसला करती है कि क्या ये जो इल्ज़ामात जज साहब पे लगा रहे हैं ये बनज़र ज़ाहिर या प्रामा फ़शाई को केस बनता भी है या नहीं। लेकिन इस सूरत में उन्होंने ये किया कि उसको उन्होंने एडमिट भी किया, उसमें एक नोटिस भी इशू किया। जब नोटिस का जवाब मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने दिया तो उससे डिससेटिस्फाई होते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको शो कॉज नोटिस दे दिया। तो शो कॉज का नोटिस का मतलब होता है कि उनकी बाकायदा इम्पीचमेंट का ट्रायल शुरू होगा। तो उस स्टेज के ऊपर जस्टिस फाइज ईसा ने उसको आइनी दरख्वास्त में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाया, जिसके 10 मेंबर्स बेंच का जो है वो पहला फैसला भी आपके सामने है और रिव्यू वाला भी आपके सामने। सही। शाह खबर साहब, ये हुकूमत के लिए कितनी परेशानी की बात है, कितनी परेशानी की बात है। ये हुकूमत का केस था, ये रियासत का केस था, और जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पर दरख्वास्तें जो हैं वो बहुत सारी पेंडिंग पड़ी होती हैं और इस केस को टेकअप कर लिया गया, लेकिन ये एक रियासत का चूँकि केस था, ये वो जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो इस अंदाज में सदर पाकिस्तान ने वो रेफरेंस नहीं भिजवाए वो जो जज साहिबान से मुतल्लिक हैं। तो इसमें हुकूमत के लिए आप क्या समझते हैं, कितनी ये टेंशन की बात है? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जिन्होंने रेफरेंस ये बनाया अब उनके लिए अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया है,
हुकूमत में बैठने के हवाले से अपने जो उन्होंने कलमदान संभाल रखे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, मैं तो वाकई ये तो बड़ा एक सीरियस मैटर है। देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब 18वीं तरमीम से पहले कोई भी अगर किसी ने किसी आला अदलिया के जज के खिलाफ अगर आर्टिकल 209 इन्वोक करना है तो वो पहले सदर मुमलिकत को लिखते थे और सदर मुमलिकत उसकी छान पटक करने के बाद या तो उसको फाइल कर देते थे या उनके पास इख्तियार था कि वो उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दें। लेकिन उसके बाद ये 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियार एक आम शहरी के पास भी आ गया कि वो भी अगर उसके जहन में आए कि किसी मुअज़्ज़ज़ जज ने, सुपीरियर कोर्ट के जज ने कोई मिसकंडक्ट किया है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख सकता है। तो अगर आप आम तौर पे देखें तो हमने देखा है कि मेरा ख्याल है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो जो एग्रीव्ड पार्टी होती हैं जिनके हक में फैसला नहीं हुआ होता, वो भी अक्सर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त डाल देते हैं कि ये जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है। तो हर दरख्वास्त जो है उसमें तो अमल दरामद नहीं हो सकता, उसकी पहले स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो सूरत हाल है कि ये गवर्नमेंट ने ये रेफरेंस फाइल किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट फाइल करती है तो उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है। अब इसमें जैसे हमने देखा कि एक एसेट रिकवरी यूनिट है, उन्होंने इसकी निशानदही की और उसको वजारत कानून को भेजा, फिर वजारत कानून ने लाजमी तौर पर उस पर अपनी भी कोई छानबीन की होगी, फिर उसको कैबिनेट में प्रेजेंट किया होगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो अप्रूवल के बगैर वो सदर मुमलिकत कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं भेज सकते। तो उस स्टेज के ऊपर फेडरल कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव किया होगा। फिर फेडरल कैबिनेट के डिसीजन की रोशनी में वजीर आज़म जो हैं उन्होंने मशवरा दिया होगा, एडवाइस दी होगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आइन के मुताबिक। तो अब ये भी देखना है कि जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, वैसे तो वो बाइंडिंग है, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट के पास एक मौका मौजूद है, आइन उनको एक मौका फराहम करता है कि अगर वो ये देखें कि उनको जो एडवाइस दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पे कानूनी सुकम है या उसमें ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी नहीं हुई, तो वो उसको एतराज़ लगाकर वज़ीर आज़म को दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए, नजरसानी के लिए भेज सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वज़ीर आज़म दोबारा उनकी वही रेफरेंस जो है या वही एडवाइस अगर सदर को दोबारा देते हैं तो फिर सदर जो है वो बाउंड है आइन के मुताबिक कि वो उस एडवाइस पे अमल करें। तो इसमें देखना ये है कि चूंकि जो 3 इल्ज़ामात लगाए गए थे उनमें से एक भी साबित नहीं हो सका, उसको क्वाश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें तो यूनानिमिटी है। अब इस पे मैं समझता हूँ कि क्योंकि हुकूमत को बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा बहरहाल करना चाहिए कि किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ अगर एक आप ऐसा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं कि जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, जिसमें अभी तक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी नहीं है और वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो डेफिनेशन है मिसकंडक्ट की वो उन एलिगेशंस के मुताबिक उन कंपेटेबल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को ज़रूर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और जिन्होंने ये रॉन्ग एडवाइस की है या उन्होंने बग़ैर किसी तहकीक के ये रेफरेंस जो है प्रेसिडेंट से फाइल करवाया है, तो मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई, उनके जिम्मेदारान का जो है वो तयन जरूर होना चाहिए। साहब ये देखें, जायदादें तो अपनी जगह मौजूद है ना सर, उसमें ये तो टेक्निकल मामले पर आकर कहा गया कि चूंकि ये थ्रू प्रॉपर चैनल इसको प्रॉपर चैनल अडॉप्ट नहीं किया गया प्रोसीजर, और उसके बाद अब ये जो FBI वाला जो मामला है जी उसमें मिसेस सरीना ईसा साहिबा को जी सुना नहीं गया, ये तो टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये जो मौकफ था कि ये जायदादें मौजूद हैं, इनकी मनी ट्रेल आनी चाहिए, सर वो तो जस्टिफाइड है, उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मौकफ उनका गलत है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि जो ये आइन में ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम क्यों रखा गया है, देखिए मैं आपको एक बात बताएं, आपको दो इदारे ऐसे हैं कि जिनका अपना तरीक़ाकार एहतसाब का मौजूद है। एक आपकी आर्म्ड फोर्सेस है और एक आपकी सुपीरियर जुडिशरी है। उसका क्यों रखा गया है कि उनका एक अलग तरीक़ाकार रखा जाए, उसकी वजह ये है कि ये दोनों इतने सेंसिटिव इदारे हैं कि अगर आप इनको इसी तरह कोई आम जैसे कि किसी के खिलाफ इस्तगासा कायम किया जा सकता है, अगर उस तरीके से अगर उनको किया जाए तो फिर ये दोनों इदारों का काम करना जो है वो तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि
ये जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाहिद फोरम है कि जो किसी भी जज की, मुअज़्ज़ज़ जज की मिसकंडक्ट, अगर उन्होंने कोई जायदादें भी गैर कानूनी बनाई हैं, उसकी मनी ट्रेल नहीं है, तो इसकी इंक्वायरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद कर सकती है। हाँ, वो अपनी मुआवनत के लिए कुछ रिकॉर्ड किसी भी स्टेट फंक्शनरी से, FBR से, या जो जायदादों से मुतालिक जो इदारे हैं जो उनका रिकॉर्ड रखते हैं, उनसे वो ज़रूर रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, लेकिन उसकी तहकीक और उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कर सकती है, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा नहीं कर सकता। सही, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का इख्तियार सिर्फ जुडिशल काउंसिल के पास है। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।